constructor, how to use constructor, and what is the difference between constructor and method. Apart from that, we have seen how to do the constructor overloading as well as method overloading, everything in the last session. Okay, so we have seen the difference between Java constructor and Java method also. Today we are going to start with the anonymous or instance initializer block. So the block where we can write the code, it is known as, you can write any type of code into it. That block is known as instance initializer block or anonymous block. Why anonymous? Because we are not going to give any name to that block. That's why it is anonymous. That means no name we are defining for that particular block. How to write a block? You can just give the curly braces. That's it. The curly braces whenever you are giving, and whatever the statements you are writing inside it, it considered as anonymous block because we are not giving any name to it. Okay. So instance initializer block, it is also known as instance initializer block, is a mechanism provided by Java compiler to define a group of statements common to all constructors at a single place. So when we write the, as we are writing the constructor, जैसे हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज देने के लिए, या फिर जो भी वैल्यूज आप पास कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट के फील्ड्स को असाइन करने के लिए, हमने कल के पार्ट में ये देखा हुआ है. ठीक है. सो कंस्ट्रक्टर्स अगर हमारे पास है तो हम एनोनिमस ब्लॉक क्यों लिखे? व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग इट? तो अगर आपके कंस्ट्रक्टर में हर बार कोई स्टेटमेंट है जो आपको रिपीट करना पड़ रहा है, तो उसको आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग अलग अलग कंस्ट्रक्टर में सेम डेटा, कॉमन डेटा, कॉमन स्टेटमेंट्स लिखने की जगह पे आप एनोनिमस ब्लॉक में उसको लिख सकते हो. वाई? क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, कंपाइलर जो ये स्टेटमेंट्स रहेंगे आपके एनोनिमस ब्लॉक में, वो सारे स्टेटमेंट्स बाय डिफॉल्ट सारे कंस्ट्रक्टर्स में मूव करता है एंड एग्जीक्यूट करता है. एंड ये सारे स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्टर के सुपर कीवर्ड के बाद होता है. सुपर कीवर्ड अभी तक हमने देखा नहीं है, जब देखेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा. बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये जो स्टेटमेंट्स इस एनोनिमस ब्लॉक में, जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखोगे, जो भी कोड आप लिखोगे, वो सारा कोड जो कॉमन रहेगा सारे कंस्ट्रक्टर्स के लिए. सो सारे कंस्ट्रक्टर्स के लिए कॉमन रहेगा, मतलब इतने ये जो स्टेटमेंट्स है ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली मूव करेगा हर कंस्ट्रक्टर में एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूट करेगा. ये हमेशा स्टेटमेंट्स आपके सुपर कीवर्ड के बाद आएंगे. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है आपके क्लास के फील्ड्स जो है उसको वैल्यू देने के लिए, असाइन करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते. सो विल सी वन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक और एनोनिमस ब्लॉक. ठीक है. तो यहाँ पे एक क्लास बनाया है एनोनिमस और इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक, जिस हम लिखेंगे एनोनिमस ब्लॉक. सबसे पहले तो मैं एक कंस्ट्रक्टर लिखती हूँ यहाँ पे. जो मेरा कंस्ट्रक्टर में लिखने जा रही हूँ वो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी के साथ है. सो यहाँ पे मैंने नेम दिया क्लास का, एज कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम. ठीक है. यहाँ पे कोई फील्ड्स मैंने अभी तक दिए नहीं है, तो एनोनिमस ब्लॉक के लिए मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट्स दिए हैं. ये आपका एनोनिमस ब्लॉक है. ठीक है. ये ब्रैकेट्स जब भी आप देते हो ये एनोनिमस ब्लॉक कहलाता है. जब भी कोई नेम नहीं होता, सिर्फ ब्रैकेट देते हो आप, तब इसको एनोनिमस ब्लॉक कहा जाता है. मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, एनोनिमस ब्लॉक 1. ठीक है. तो ये फर्स्ट एनोनिमस ब्लॉक है. ये इतना ही स्टेटमेंट मैंने इसमें लिखा है. ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. अभी इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है एक्स. इस एक्स वेरिएबल को मुझे वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रही हूँ 10. सिमिलरली मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिखती हूँ, पब्लिक एनोनिमस इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक. इसमें भी एक पैरामीटर आएगा एक्स, एंड हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग दिस कीवर्ड. ये भी हमने कल देखा हुआ है. तो जो भी वैल्यू एक्स में आएगी वो हम इस फील्ड को असाइन कर रहे हैं. तो ये मैंने एक फर्स्ट एनोनिमस ब्लॉक लिखा. यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप और एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद वैल्यू डिफाइन कर रही हूँ, x इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू हमने दी है वो यहाँ पे हम असाइन जो भी वैल्यू असाइन हुई है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने सेम स्टेटमेंट दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड जो भी वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करेंगे वही वैल्यू हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू करके देख सकते हैं। सो अभी ये x, ये वाला x रहेगा हमारा, ये x अगर हमने यहाँ पे ऐसे ही रखा तो आपका वेरिएबल जो पैरामीटर आ रहा है वो आएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज दिस कीवर्ड। ठीक है, तो ये दो कंस्ट्रक्टर्स हमने लिखे, एक एनोनिमस ब्लॉक लिखा। तो एनोनिमस ब्लॉक आप आपके कोड में कहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, नॉट कंपलसरी कि उसका सीक्वेंस रहेगा, आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप और भी कुछ कोड लिख सकते हो, जैसे कि मुझे x को वैल्यू असाइन करनी है, नो प्रॉब्लम, आई कैन असाइन द वैल्यू यूजिंग दिस डॉट एक्स इज इक्वल्स टू 65। अभी आप x की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करके देख सकते हो, ये वैल्यू आपको मिलेगी एनोनिमस ब्लॉक में। ठीक है, इस एनोनिमस ब्लॉक को मैं देती हूँ, एक लाइन ऐड करती हूँ सो दैट आपको आउटपुट समझ में आना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला हमारा रहेगा, ये एनोनिमस ब्लॉक 1। ठीक है, आप कोई भी कोड ऐड कर सकते हो, मैंने सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट्स ऐड किए हैं, नॉट कंपलसरी कि आपको सब कुछ करना है। ठीक है, अभी ये कंस्ट्रक्टर के बाद में, हर कंस्ट्रक्टर के बाद मैं लाइन चेंज करती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ है और कब खत्म हुआ है। ठीक है, तो हर कंस्ट्रक्टर में आपके अभी जो सीक्वेंस हमने लिखा है, मतलब एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो होता है आपके एनोनिमस ब्लॉक का, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक पहले लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के हिसाब से आपका ये फर्स्ट वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो एनोनिमस ब्लॉक्स के जो स्टेटमेंट्स है ऑटोमेटिकली आपके इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स के इसमें अंदर आएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, कंपाइलर उसको मूव करता है, वो सारे स्टेटमेंट्स, पहले ये दो स्टेटमेंट्स आएंगे, उसके बाद आपके ये स्टेटमेंट्स आएंगे, एंड उसके बाद आपका एक्चुअल कंस्ट्रक्टर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वो आपको एग्जीक्यूशन में समझ में आएगा। अभी डायरेक्टली एनोनिमस ब्लॉक्स कॉल नहीं होंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल होने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल होने वाले कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल कैसे करते हैं, तो हम बेसिकली इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो यूजिंग न्यू कीवर्ड, तभी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है, सो दिस इज नथिंग बट वी आर कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, सिमिलरली मैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ बी, एंड मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करती हूँ जहां पे मैंने वैल्यू दी है 96। ठीक है, तो ये दो मैंने दिए हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। अगर ये नहीं करना है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखा था, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएशन, वो भी आप कर सकते हो, रादर देन सेविंग इट इनटू अ न्यू वेरिएबल यू कैन सिंपली यूज द न्यू कीवर्ड, राइट। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब उसका मेमोरी में वो सेव नहीं होगा बट ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्टर इस तरीके से कॉल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो, सबसे पहले आपका एनोनिमस ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हुआ, ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हुआ, ब्लॉक 2 में मैंने एक्स को वैल्यू दी है 65। ठीक है, दिस डॉट एक्स को मैंने प्रिंट किया है, बट ये यहीं पे मैंने x इज इक्वल टू दिस डॉट एक्स को प्रिंट किया है, 65 जो वैल्यू दी थी वो यहाँ पे असाइन हो गई। ये लाइन मैंने दी है एनोनिमस ब्लॉक को एक कंप्लीट होने के बाद देखने के लिए। उसके बाद आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने x को वैल्यू 10 दी है, वो प्रिंट हुआ, फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर सेकेंड वाला सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है फॉर कॉलिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए भी एनोनिमस ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हुआ, एनोनिमस ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे वैल्यू जो दी है वही सेट हो गई है, एंड जो हमने पैरामीटर 96 पास किया था उसकी x की वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सेट हो गई है, एंड ये आपको डिस्प्ले किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी कंस्ट्रक्टर्स आप लिखोगे उन सारे कंस्ट्रक्टर्स में सारे एनोनिमस ब्लॉक्स का एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पे एनोनिमस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन उसका सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के हिसाब से लाइन बाय लाइन जैसे आपका कोड आप लिखते हो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा एग्जीक्यूशन के लिए, बट सारे जितने भी कंस्ट्रक्टर्स आप लिखते हो उतने सारे इसमें ये जो स्टेटमेंट्स है वो मूव करेगा ही करेगा। क्लियर? एनी डाउट? नो मैम, क्लियर है। नेक्स्ट इज स्टैटिक कीवर्ड। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन जावा। ठीक है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा हम इसको यूज करते हैं, कब करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। स्टैटिक कीवर्ड जावा में मेनली यूज होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो वेस्ट भी नहीं जानी चाहिए और हमें जितना मेमोरी रिक्वायर्ड है उतनी मेमोरी हमें मिलनी, अलोकेट भी होनी चाहिए। तो ये मेनली यूज होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। स्टैटिक क्या क्या हो सकता है? तो स्टैटिक हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल्स। स्टैटिक हम मेथड्स लिख सकते हैं, इट इज नोन एज क्लास मेथड्स। स्टैटिक हम ब्लॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी एनोनिमस ब्लॉक लिखा वैसे हम स्टैटिक ब्लॉक्स लिख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज हम स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस लिख सकते हैं। तो नेस्टेड क्लासेस में हम नेस्टेड क्लासेस जैसे हमने क्लास के अंदर क्लास लिखा, इनम लिखा, राइट, वो देखा था, वैसे ही हम क्लास के अंदर क्लास लिख सकते एंड उस क्लास को हम स्टैटिक क्लास बना सकते हैं। ठीक है, सो ये इस तरीके से स्टैटिक कीवर्ड का हम यूज करेंगे। तो स्टैटिक क्या क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो ये सारे स्टैटिक कीवर्ड्स का पर्पस यहाँ पे लिखा है। तो वन बाय वन हम अभी देखेंगे एक एक क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है स्टैटिक वेरिएबल। सबसे पहले हम स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं? हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स देखे। सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं कि हर इंस्टेंस को उसकी खुद की कॉपी बनानी पड़ती है। मतलब क्या कि अभी अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास बनाया था, ठीक है, तो आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल, ये सारे जो है, ये सारे मेंबर्स, ये जो सारे फील्ड्स है या फिर ये जो सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग रहेगा वैल्यू, राइट। सो इन सारे इसके लिए जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी इन सारे मेंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है, एंड वो मेमोरी एलोकेशन हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग रहेगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए डेटा भी अलग रहेगा। बट जब हमें कुछ कॉमन डेटा लिखना होता है जो सारे इंस्टेंसेस के लिए कॉमन हो, ऐसे कुछ अगर वेरिएबल्स आपको लिखने हैं तो आप उस वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो, सो दैट आपका वो वेरिएबल जो रहेगा वो शेयर होगा अमंग ऑल द इंस्टेंसेस, सारे इंस्टेंसेस उसको शेयर करेंगे एंड उसकी एक सिंगल कॉपी रहेगी। ठीक है, सिंगल कॉपी रहेगी। सो इफ एनी इंस्टेंस चेंजेस वैल्यू, अगर कोई इंस्टेंस ने उसकी वैल्यू, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ने उसकी वैल्यू, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज की, तो वो चेंज हो जाएगी सारे अदर इंस्टेंसेस के लिए। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल जो है आपके मेमोरी में सबसे पहले लोड होते हैं एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। अभी हमने जेवीएम आर्किटेक्चर में क्लास लोडिंग स्टेप देखा था, राइट। सो स्टैटिक वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन कब होता है ये भी मैंने वहां पे बताया था आपको। अगर ध्यान में नहीं है तो आप जेवीएम का आर्किटेक्चर फिर से देख लो। ठीक है, सो स्टैटिक वेरिएबल वहां पे आपके फर्स्ट लोड होते हैं मेमोरी में, विथ डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होते हैं इनिशियलाइजर के थ्रू, एंड एक्चुअल वैल्यूज बाद में उसको असाइन किए जाते हैं जब आपका वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन होने के बाद। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है स्टैटिक वेरिएबल की? सो दीज आर क्लास वेरिएबल, इसको क्लास वेरिएबल्स कहा जाता है। दीज आर डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड अ क्लास। ये हमेशा क्लास के अंदर ही लिखे जाते हैं, क्लास के बाहर हम नहीं कभी डिक्लेयर नहीं करते। इसको क्लास वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी एक सिंगल कॉपी रहती है,
ये स्टैटिकली लोड होते हैं स्टैटिक कंटेक्स्ट में, ठीक है। ये स्टैटिकली लोड होते हैं स्टैटिक कंटेक्स्ट में along with the class at the time of class loading. दैट इज वाई इसको हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसको मेमोरी एलोकेशन क्लास लोडिंग के टाइम ही हो जाती है, वैल्यू भी असाइन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आपको बाद में मेमोरी एलोकेशन या फिर उसका क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। उसकी वजह से इसको क्लास वेरिएबल कहा जाता है। आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग क्लास नेम। इसको एक ही टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है। इस स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए क्लास नेम से ही हम एक्सेस करते, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। डिफरेंस हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं, हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बट जो स्टैटिक वेरिएबल्स रहेंगे, वो स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैटिकली बाउंडेड रहेंगे क्लास से, ठीक है। स्टैटिकली बाउंडेड रहेंगे क्लास से, दैट इज वाई उसको हमें क्लास के थ्रू ही, क्लास नेम के थ्रू ही एक्सेस करना है। एंड उसी की वजह से स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास वेरिएबल्स कहा जाता है, ठीक है। ये सेम पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हैं मैंने, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड का। स्टैटिक कीवर्ड कोई भी मेथड के अंदर हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब स्टैटिक वेरिएबल हम मेथड के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। स्टैटिक वेरिएबल जो है आपको हमेशा क्लास में ही डिफाइन करना पड़ता है। सो स्टैटिक कीवर्ड के लिए हम पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ वेरिएबल जो आपको सेव करना है। सपोज मुझे एक नेम देना है, मैं स्ट्रिंग देती हूँ, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रिंग वेरिएबल नेम देना है, सपोज कॉलेज नेम देना है, जो सबके लिए सेम रहेगा। अभी देखो ये स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये स्टूडेंट का ये डेटा है, ठीक है। आईडी अलग रहेगा, नेम अलग रहेगा, एड्रेस अलग रहेगा, कॉन्टेक्ट अलग रहेगा, ईमेल अलग रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। बट ये जो स्टूडेंट्स का डेटाबेस हम बना रहे हैं, ये स्टूडेंट के डेटाबेस में ये सारे स्टूडेंट सपोज एक ही इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, एक ही कॉलेज के हो सकते हैं, राइट। सो एक ही स्कूल के हो सकते हैं। वहां पे अगर आपने यहाँ पे और एक फील्ड ऐड की कॉलेज नेम, तो वो कॉलेज नेम सबके लिए वैल्यू तो सेम रहेगी, राइट। बट मेमोरी हर एक इंस्टेंस के लिए अलग अलग डिफाइन होगी, वैल्यू सेम है। सपोज कंसिडर करो कि एबीसी नाम का कोई कॉलेज है, ठीक है। तो उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का मैं डेटाबेस यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग डेटा तो हमारे पास ये रहेगा, बट जो कॉलेज नेम रहेगा वो सेम रहेगा सारे इंस्टेंसेस के लिए, मतलब जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उन सबके लिए वैल्यू कॉलेज की सेम रहेगी। तो वैल्यू अगर सेम है तो मेमोरी तो वेस्ट हो रही है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम डेटा के लिए मेमोरी अलोकेट हो रही है। तो वो रोकने के लिए हम जनरली स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं, जहां पे कॉमन डेटा है आपका। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया एक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, नेम दिया है, वैल्यू दी है। इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बाद में इसको वैल्यू असाइन कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगा यहाँ पे हम अभी इसको एक्सेस करेंगे मेन मेथड में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉलेज नेम इज इक्वल्स टू, मैंने दिया। अभी इसको एक्सेस करना है हमेशा, इसको हमें क्लास वेरिएबल्स, द थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावा, दैट इज अ क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। इसको अभी एक्सेस करेंगे हम यूजिंग क्लास नेम डायरेक्टली। अभी तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस होगा क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे है, ठीक है। ये सेम क्लास में है, इसकी वजह से आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी नेम, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेस होगा। एंड ये मेन मेथड है जो स्टैटिक है, इसकी वजह से भी एक्सेस होगा। क्यों वो मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है। बट जनरली जब भी आपको इसको एक्सेस करना है स्टैटिक वेरिएबल को, तो हमें क्लास नेम के थ्रू ही एक्सेस करना होता है। सो क्लास नेम इज स्टैटिक कीवर्ड डॉट कॉलेज नेम,
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वेरिएबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस कब हो सकता पॉसिबल है वो मैं बताती हूँ। बट जनरली जब भी आपको एक्सेस करना है तब हमेशा आपको उस वेरिएबल के वेरिएबल का एक्सेस करना है तो क्लास नेम के थ्रू ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। अभी ये जो है ये सिंगल कॉपी है, शेयर्ड रहेगी सारे इंस्टेंसेस में। सारे इंस्टेंसेस में मतलब अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टैटिक कीवर्ड का, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, न्यू स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो एस डॉट आपको वो वेरिएबल नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो क्या है, वो आपका क्लास वेरिएबल है, वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है, कॉलेज नेम फॉर एस, एक्सेस तो आपको क्लास नेम से ही करना है, वेरिएबल नेम तो ऐसे ही देना है। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, अगर इसकी जगह पे मैंने एस लिखा तो भी चलेगा, बट इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ये कभी ऐसे नहीं होता है, हमेशा आपको एस मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल नहीं करना होता है, हमेशा आपको क्लास के थ्रू ही, क्लास नेम के थ्रू ही कॉल करना होता है और एक्सेस करना होता है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है, अभी दोनों के लिए सेम वैल्यू मिल रही है आपको, ये तो डिफॉल्ट वैल्यू है। एंड अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट के लिए दिया है तो ऑब्जेक्ट के लिए भी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओ सबके लिए कॉलेज नेम सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल कॉपी शेयर करता है अमंग ऑल द इंस्टेंसेस, इसका मेमोरी एलोकेशन एक ही टाइम होता है। ठीक है, एट द क्लास लोडिंग टाइम आप इसको वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टैटिक कीवर्ड s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, एंड सपोज मुझे लगा कि S1 से अभी मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रही हूँ, ठीक है, एक्सेस कर रही हूँ, वो कभी होता नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, बट सिर्फ आपको समझ में आने के लिए मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करती हूँ एंड इसकी वैल्यू चेंज करती हूँ टू ABC कॉलेज। ठीक है, अगर इसके बाद मैंने कॉलेज नेम डिस्प्ले किया फॉर S1 या फिर और कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाया एंड उसके लिए भी मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसको S2 के लिए कॉलेज नेम क्या है वो दिखाया। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारे जगह पे येलो लाइंस दिख रहे हैं क्योंकि ये वार्निंग्स है, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वाई ये वार्निंग दिखा रहा है। बट सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है। मेनली सिर्फ और सिर्फ हम क्लास नेम से ही उसको एक्सेस करते हैं। को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखो एस के लिए एंड नॉर्मली जो हमने एक्सेस किया था यूजिंग क्लास नेम, ये नेम्स आ गए हैं। जब मैंने एक जगह पे उसकी वैल्यू चेंज की तो वो सबके लिए चेंज हुआ है। ठीक है, तो जहां पे डेटा आपका कॉमन है, कॉमन डेटा आपको सेव करना है, तब आप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट वेरिएबल एज इंस्टेंस वेरिएबल, उसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाने की जगह पे आप उसको स्टैटिक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर है, स्टैटिक वेरिएबल समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक मेथड। तो जैसे हम वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हैं वैसे मेथड को भी स्टैटिक बना सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक मेथड? सो स्टैटिक मेथड कब बनाना है, जैसे कि जो मेथड आपका कॉमन बिहेवियर दे रहा है, अगर आपके मेथड में आप स्टैटिक वेरिएबल का यूज कर रहे हो तो उस मेथड को आपको स्टैटिक मेथड बनाना होता है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज क्लास मेथड्स। इसको भी मेमोरी एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग ही होती है, ये भी पोस्ट लोडेड होता है मेमोरी में स्टैटिक कंटेक्स्ट के साथ एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। इसको भी वन टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है एंड इसको स्टैटिक मेथड को हमें क्लास नेम से ही एक्सेस करना होता है।
इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, एंड दैट इज वाई हमारे जो मेन मेथड है जावा में उसको स्टैटिक डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि इसको पहले मेमोरी एलोकेशन हो, वो पहले लोड हो जाए, एंड एग्जीक्यूशन भी उसका स्टार्ट हो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू आप इसको एक्सेस करोगे एंड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे। तो इसकी वजह से जेवीएम इसको कॉल करता है मेन मेथड को, एंड इसको एक ही बार मेमोरी एलोकेशन होने के लिए, इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल ना करने के लिए हम मेन मेथड को स्टैटिक बनाते हैं। ठीक है, सो वैसे ही स्टैटिक मेथड्स कब लिखने हैं आपको, जब आपके पास कॉमन बिहेवियर है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, सारे इंस्टेंसेस के लिए, एज वेल एज अगर आप कोई स्टैटिक वेरिएबल्स बना रहे हो तो उन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए आप स्टैटिक मेथड्स लिख सकते हो। So it is shared among all the instances. It has only single copy. It is loaded when class gets loaded. ठीक है, जब क्लास लोड होता है तभी ये लोड हो जाती है मेथड। It has only one time memory allocation. तो अभी हम देखेंगे one method. ये तो हमने वेरिएबल के लिए देखा, ठीक है, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। ये मेथड जो है हमारी मेन मेथड बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, क्योंकि इसको कॉल जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट जेवीएम को करना पड़ता है, दैट इज वाई। ठीक है, अभी हम यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड लिखेंगे। तो आप मेन मेथड के बाद में लिखो, पहले लिखो, कहीं पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो स्टैटिक मेथड लिखने के लिए सिंटैक्स है जैसे नॉर्मल मेथड हम लिखते हैं वैसे ही है। पहले तो आपको एक्सेस स्पेसिफायर देना है, मैं यहाँ पे पब्लिक दे रही हूँ। स्टैटिक रिटर्न टाइप देना है वॉइड, अभी ये मैंने मेन मेथड यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मेन मेथड को भी आप ओवरलोड कर सकते हो। ठीक है, मेन मेथड ऑल्सो कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंजिंग द पैरामीटर। तो मैं इसको मेन मेथड को ही ओवरलोड करती हूँ बाय चेंजिंग द पैरामीटर एक्स। कि मैंने पैरामीटर चेंज किए हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में वगैरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कि वी कैन ओवरलोड मेन मेथड। ठीक है, तो एक हमारे स्टैटिक मेथड कैसे डिफाइन करनी है वो भी आपको समझ में आएगा, एंड मेन मेथड का ओवरलोडिंग भी होता है ये भी समझ में आएगा। बट जब मेन मेथड का ओवरलोडिंग होता है, इस मेथड को आपको कॉल करना पड़ता है, यूजर को कॉल करना पड़ता है। जेवीएम सिर्फ और सिर्फ इस मेन मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ इतनी ही सिग्नेचर पता है मेथड की, जहां पे स्ट्रिंग एरे जो है पैरामीटर आता है। ठीक है, तो ये मेथड मैंने यहाँ पे लिखी, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखते हूँ स्टैटिक मेथड। Static method can be overloaded and main method also ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा सिर्फ आपको समझ में आने के लिए मेन मेथड में। एंड अभी जो मैंने एक्स पैरामीटर पास किया है यहाँ पे, उसको मैं एक स्क्वायर करके दिखाती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या फिर हम क्यूब करते हैं, क्यूब ऑफ जो भी एक्स वेरिएबल की वैल्यू है वो आएगी, एंड उसको मैं क्यूब के लिए यूज करती हूँ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये हमने क्यूब कैलकुलेशन किया। अभी इस मेथड को हमें कॉल करना है, तो ये मेथड के जैसे हमने ये वेरिएबल्स के जितने भी कॉपी रहेंगे वो सेम रहेंगे, वैसे ही ये मेथड जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे आप कॉलेज को वैल्यू डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, कॉलेज नेम एक्सेस कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं कॉलेज नेम चेंज करके दिखाती हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट वेरिएबल, सॉरी क्लास नेम। ठीक है, कैसे कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, तो स्टैटिक
कंटेक्स्ट जो होता है वो अलग रहता है, एंड जो नॉर्मल हम लिखते हैं मेथड उसको हम नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। सो नॉन स्टैटिक जो है आपका इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स के लिए। तो आपका जो भी ये रहेगा, नॉन स्टैटिक टू स्टैटिक कंटेक्स्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते, स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वाइस वर्सा पॉसिबल होता है, हम नॉन स्टैटिक में स्टैटिक कंटेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे कर क्या होता है वो मैं आपको मेथड यहाँ पे प्रैक्टिकली मेथड के थ्रू दिखाऊंगी। यहाँ पे हम कॉलेज का नेम सेट करते हैं सपोज, ठीक है। ये मैंने कॉलेज नेम चेंज किया, तो इसको हम डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं। इसके लिए कुछ भी मैंने नहीं किया है, कुछ भी क्लास नेम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सबके लिए आपका कॉलेज नेम चेंज हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बिकॉज द वेरिएबल इज स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी वजह से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। बट उसकी जगह पे अगर आपके पास कोई ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर आपने सोचा कि इस मेथड में, इस मेन मेथड में मैं ये एन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ, तो एन इज इक्वल्स टू 50, तो ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है एंड ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। इसको मेमोरी एलोकेशन कब होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी इसको मेमोरी एलोकेशन होगी, तब तक इसको कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी। दैट इज वाई आप ये नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट जो है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, नॉन स्टैटिक मेथड हो, वो स्टैटिक कंटेक्स्ट से कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट, नॉन स्टैटिक मेंबर्स बेसिकली cannot be called, cannot be accessed in static, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेंबर्स को आप स्टैटिक में एक्सेस नहीं कर सकते, दो वो मेथड हो या वेरिएबल हो। ये मैंने आपको वेरिएबल के थ्रू दिखाया, वैसे ही आप मेथड के थ्रू भी देख सकते हो। सपोज सपोज एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। तो ये डिस्प्ले मेथड है, ये डिस्प्ले मेथड है आपकी इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। ये स्टैटिक मेथड है जो क्लास मेथड है, ये इंस्टेंस मेथड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे अगर आपको स्टैटिक में वेरिएबल एक्सेस करना है कॉलेज नेम, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो, बट कैसे कर सकते हो, यूजिंग क्लास नेम, ठीक है, यूजिंग क्लास नेम you can access static member here into non-static method और non-static member using class name, क्योंकि वो क्लास से बाउंडेड है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैंने n वेरिएबल को एक्सेस किया तो वो एक्सेस होगा एंड आप उसकी वैल्यू देख सकोगे डायरेक्टली, क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल है। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे नॉन स्टैटिक है, इसकी वजह से इंस्टेंस वेरिएबल है, इसकी वजह से यहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड में आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, बट अगर आपको स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करना है तो आपको क्लास नेम के थ्रू ही एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग है। आप नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट से स्टैटिक कंटेक्स्ट को कॉल कर सकते हो यूजिंग क्लास नेम, और नॉन स्टैटिक मेंबर्स को के थ्रू आप स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो यूजिंग क्लास नेम। बट स्टैटिक से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल जो भी है आपका क्लास से बाउंडेड है,
उसको मेमोरी एलोकेशन कब होती है? जब आपका क्लास लोड होता है, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, राइट? तो उसको मेमोरी तभी एलोकेट हो गई, एंड तब इस इंस्टेंस वेरिएबल के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है। पता नहीं कि इसको मेमोरी एलोकेशन कब होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो तब तक इसको मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, राइट? तो मेमोरी ही नहीं एलोकेट हुई है, तो यहाँ पे आप एक्सेस करने जाओगे या फिर वैल्यू असाइन करने जाओगे तो समझ में कैसे आएगा कंपाइलर, क्योंकि कौन सी में कहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई है और ये वैल्यू मुझे कहाँ पे स्टोर करनी है, राइट? क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी रहेगी, राइट? दैट इज वाई हम नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते स्टैटिक में, बट वाइस वर्सा इज पॉसिबल, क्योंकि उसको ऑलरेडी मेमोरी एलोकेटेड हो चुकी है, वो ऑलरेडी आपके यहाँ पे है, मेमोरी में है, तो आप उसको एक्सेस कभी भी कर सकते हो। अभी इस मेन मेथड को एंड डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है, तो आप s2 डॉट डिस्प्ले ही कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली डिस्प्ले मेथड को आप नहीं कॉल कर सकते, राइट? क्योंकि वो इंस्टेंस मेथड है, तो डायरेक्टली डिस्प्ले मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसको कॉल करना पड़ता है, ठीक है? बट वाइस वर्सा, अभी ये मेथड स्टैटिक मेन मेथड है, स्टैटिक कंटेक्स्ट है, तो इस मेन मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो विदाउट एनी क्लास नेम, ठीक है? या फिर क्लास नेम के थ्रू भी आप उसको कॉल कर सकते हो, स्टैटिक कीवर्ड डॉट मेन पार्टी, ठीक है? दोनों वे से आप उसको कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हो या फिर क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? बट ये हमें पॉसिबल नहीं है, नॉट एक्सेसिबल। क्यों एक्सेसिबल नहीं है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की मेथड है, जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है तब तक उस मेथड को मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, एंड इसमें जो डेटा है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग रहेगा, राइट? दैट इज वाई ये इस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो देखो, ये तो हमने पहले देखा हुआ है, यहाँ पे कॉलेज नेम वही है। अभी वैल्यू ऑफ एन आपको डिस्प्ले हो रहा है, वैल्यू ऑफ एन 63 है, जहां पे मैंने वैल्यू 63 सेट की थी यहाँ पे डिस्प्ले मेथड में, ठीक है? 63 वैल्यू सेट हो गई। मेथड का ये स्टेटमेंट मैंने दिया था मेन मेथड में, वो आपको दिखाई दे रहा है। क्यूब 63 का, सॉरी, क्यूब कैलकुलेट हुआ, जो एक्स वेरिएबल मैंने पास किया, एक्स वेरिएबल मैंने 94 पास किया था। मैंने कॉलेज नेम को चेंज किया इसी मेथड में, मेन मेथड में, वो भी आपको यहाँ पे मैंने दिखाई दे रहा है। अगेन सेकेंड टाइम मैंने मेथड मेन मेथड को कॉल किया विथ 41 वैल्यू, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ध्यान ध्यान में रखो, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल का डिफरेंस, इंस्टेंस मेथड एंड स्टैटिक मेथड का डिफरेंस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एनी डाउट? No, ma'am. Clear, जैसे, ma'am. ओके, जैसे अभी मैंने बोला स्टैटिक मेथड्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स क्लास नेम, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू कॉल इट। स्टैटिक मेथड्स हम ओवरलोड कर सकते हैं, बट स्टैटिक मेथड्स कभी भी ओवर रिडन नहीं होते, ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो ओवरराइड के कंसेप्ट में बताऊंगी, ठीक है? इफ यू डिफाइन द सेम स्टैटिक मेथड with type signatures in a subclass same as superclass, then one of the method will get overridden, ठीक है? ओवरराइड कंसेप्ट अलग है, ओवरहाइड कंसेप्ट अलग है, ये आपका मैं इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जो भी आप कॉमन डेटा रहेगा, कॉमन बिहेवियर रहेगा, कॉमन स्टेटमेंट्स रहेंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए, वो आप मेथड स्टैटिक बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका कोई कैलकुलेशन का पार्ट है, जैसे कि ये क्यूब कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है? ये क्यूब कैलकुलेशन हुआ है, तो क्यूब कैलकुलेशन हमें हर बार क्या वैल्यू आपको पास करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है? हर बार आप वैल्यू अलग अलग पास करके उसका क्यूब कैलकुलेशन कर सकते हो, बट उसको हमने इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं किया है। जब भी आप इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं करते हो, वैल्यू पैरामीटर देके कैलकुलेट करना करना चाहते हो, तब उस मेथड को या फिर तब उस वेरिएबल को आप स्टैटिक बना सकते हो, ठीक है? स्टैटिक वेरिएबल्स कैन नॉट बी लोकल वेरिएबल्स, वो लोकल वेरिएबल्स कभी नहीं होते।
मतलब मेथड के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। स्टैटिक वेरिएबल हमेशा क्लास में ही डिफाइन होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते। तो जैसे कि एक ही बार कैलकुलेशन करना है, कोड तो यही रहेगा, वैल्यू आप पैरामीटर पास करके कर सकते हो, तब आप उस मेथड को स्टैटिक बना सकते हो। क्यूब कैलकुलेशन का, स्क्वायर कैलकुलेशन का, एरिया कैलकुलेशन का, जहां पे आपके कोई भी वैल्यूज डिफर, मेथड वही है, वैल्यूज डिफर हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वैल्यूज आप पैरामीटर के थ्रू भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड कब स्टैटिक बनानी है, कब इंस्टेंस बनानी है, वो डिपेंडेंट है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही मेथड में डिफरेंस यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। नॉन स्टैटिक मेथड जो है, इट हैज ओन कॉपी फॉर एवरी इंस्टेंस। स्टैटिक मेथड हैज अ सिंगल एंड शेयर्ड कॉपी अमंग ऑल द इंस्टेंसेस। नॉन स्टैटिक को हम इंस्टेंस मेथड भी कहते हैं एंड स्टैटिक मेथड को क्लास मेथड भी कहते हैं। Non-static method is dynamically loaded when new object gets created. Static method is statically loaded at the time of class loading, ठीक है, along with the class. So it is accessed using object of that class. आपको static method access करने के लिए class name की जरूरत है सिर्फ। नॉन स्टैटिक मेथड को मेमोरी अलोकेट होती है हर बार जब आप एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, बट स्टैटिक मेथड को एक ही बार मेमोरी अलोकेशन होता है। इट कैन एक्सेस static variable and instance variables directly. It can call only other static methods directly. सिर्फ और सिर्फ आप static methods को ही और static context को ही access कर सकते हो, static members को ही, ठीक है। तो यहाँ पे static methods and instance methods दोनों को कॉल कर सकते हो। देन नॉन स्टैटिक में हम दिस एंड सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, बट दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड इज नॉट यूज फॉर स्टैटिक मेथड। इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग दिस और सुपर कीवर्ड वही है, ठीक है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग दिस और सुपर कीवर्ड। सो कॉल मतलब मैंने कल कंस्ट्रक्टर कॉल दिखाया था दिस कीवर्ड के थ्रू, राइट। तो वही यहाँ पे हम दिस कीवर्ड के थ्रू कोई भी मेथड वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिफरेंस है नॉन स्टैटिक और स्टैटिक का। Yes, ma'am. क्लियर, ठीक है। लास्ट वन इज स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो अभी स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, जैसे अभी इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक लिखा वैसे ही हम स्टैटिक ब्लॉक लिख सकते हैं, बट उससे पहले हमें स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ता है। अभी जो एनोनिमस ब्लॉक लिखा था वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने ब्रैकेट्स दिए थे, बट स्टैटिक ब्लॉक ये आप स्टैटिक कीवर्ड के साथ लिख सकते हो। एंड इट इज यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा मेंबर्स। जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर्स है उसको आप इनिशियलाइजेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। ये हमेशा मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूशन होता है क्लास लोडिंग के टाइम, एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। स्टैटिक ब्लॉक हमेशा एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और उसका एग्जीक्यूशन मेन मेथड से पहले होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई स्टैटिक ब्लॉक लिखा, आप कहीं पे भी लिख सकते हो प्रोग्राम में, अगर इस डिस्प्ले मेथड के बाद भी मैंने स्टैटिक ब्लॉक लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहाँ पे भी लिख सकते हो, सिर्फ इसका एग्जीक्यूशन जो है वो आपके मेन मेथड से सबसे पहले होगा, एक ही बार होगा एग्जीक्यूशन। तो अगर आपको कोई रिसोर्सेस को लोड करना है या फिर कोई डेटा मतलब कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो वो आप स्टैटिक ब्लॉक में डायरेक्टली लिख सकते हो। पहले मेन मेथड कंपलसरी नहीं थी लिखने के लिए, हम पूरा कोड जो है वो आप डायरेक्टली स्टैटिक ब्लॉक में लिख सकते थे। जैसे कि अभी मैं दिखाती हूँ स्टैटिक ब्लॉक 1, ठीक है। सपोज मुझे एडिशन करनी है तो मैं ये दो वेरिएबल्स ले रही हूँ, उसके वैल्यूज है a एंड b इज इक्वल्स टू 6। सिस्टम डेट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। इसी तरीके से आप मेथड्स को भी कॉल कर सकते थे। सपोज इस मेन मेथड को मुझे कॉल करना है तो आप दूसरा स्टैटिक ब्लॉक लिखोगे। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को जैसे है वैसे आप एग्जीक्यूट होगा, मतलब अगर ये हमारा पहला स्टैटिक ब्लॉक है तो यही पहले एग्जीक्यूट होगा,
ठीक है, बट आप कितने भी स्टैटिक ब्लॉक्स लिख सकते हो, n नंबर ऑफ स्टैटिक ब्लॉक्स यू कैन राइट। सपोज यहाँ पे मुझे मेथड को कॉल करनी है, सपोज इस मेन मेथड को कॉल करना है या फिर डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। अभी डिस्प्ले मेथड इंस्टेंस मेथड है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू स्टैटिक कीवर्ड कंस्ट्रक्टर एस डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो ये भी पार्ट हम कर सकते हैं। मेन मेथड को कॉल करना है, आप मेन मेथड को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक है, राइट। सो यहाँ पे मैंने 62 वैल्यू पास की, तो मेन मेथड को भी आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लास भी क्रिएट कर सकते हो, मेथड भी लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते थे। मतलब मेथड हम ऐसे ही लिखते थे, कॉल कर सकते थे आप डायरेक्टली यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। तो देयर वाज नो नीड ऑफ राइटिंग अ मेन मेथड बिफोर। पहले मेन मेथड लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी, पहले आप डायरेक्टली स्टैटिक ब्लॉक से भी कॉल कर सकते थे। सब सब कुछ सारा कोड आप लिख सकते थे, बट इन लैटर वर्जन्स मेन मेथड कंपलसरी हो गया। अगर आप मेन मेथड नहीं लिखोगे तो आपका कोड एग्जीक्यूशन नहीं होगा, आपका प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो स्टैटिक ब्लॉक इस तरीके से आप लिख सकते हो, n नंबर ऑफ स्टैटिक ब्लॉक लिखोगे, जो भी सीक्वेंस में आपके स्टैटिक ब्लॉक रहेंगे उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, एंड ये भी मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होंगे, राइट। ये आपका स्टैटिक ब्लॉक है, ठीक है। तो ये स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक एंड क्यूब, ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे इस तरीके से होगा। अभी वैल्यू चेंज हो गई है कॉलेज नेम की, वैसे ही सब जगह पे सारे इंस्टेंसेस के लिए वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक ब्लॉक है। एनोनिमस ब्लॉक एंड स्टैटिक ब्लॉक डिफरेंट है। इन स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक मेंबर्स के लिए हम यूज करते हैं, एंड एनोनिमस ब्लॉक जो है वो आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए या फिर कॉमन डेटा लिखने के लिए यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्लियर? एनी डाउट पीयूष? No, ma'am. Clear. So we will see one more concept, that is how to create object array. नॉर्मल एरे हमने देखा है। नॉर्मल एरे मतलब हम इंटीजर टाइप के, प्रिमिटिव टाइप्स के एरे हमने क्रिएट करके देखा है कि एरे कैसे क्रिएट करना है, जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर करते हैं। वैसे ही हम अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं एक क्लास के, तब आप उसको एरे में स्टोर कर सकते हो रादर देन क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे अभी इस एग्जांपल में मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, एस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, S2 क्रिएट किया, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए। उसकी जगह पे अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो आप एरे भी क्रिएट कर सकते हो। उसको हम ऑब्जेक्ट एरे बोलते हैं या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जहां पे पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम स्टोर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट एरे कैसे क्रिएट करना है, सिंटैक्स जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू टाइप इज इंटीजर एंड यू हैव टू मेंशन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, राइट। इस तरीके से हम नॉर्मली एरे को डिफाइन करते हैं। इन अ सेम मैनर आपको ऑब्जेक्ट का एरे भी डिफाइन करना होता है, बट यहाँ पे टाइप विल बी डिफरेंट। टाइप क्या होगा, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का आपको एरे क्रिएट करना है वो आपको देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का मुझे क्रिएट करना है, मैं स्टूडेंट दे रही हूँ। देन द नेम ऑफ द एरे, तो आप कुछ भी एरे का नेम दे सकते हो जो आपको चाहिए वो। मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ स्टूडेंट एरे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू, ठीक है, न्यू कीवर्ड भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद अगेन आपको क्लास का नेम देना है, एंड क्लास के नेम के बाद आपको देना होगा साइज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टोर। कितने ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं उसकी साइज आपको यहाँ पे देनी है। तो अब ये स्टूडेंट क्लास जो है वो अलग मॉड्यूल में है, डिफाइंड इन मॉड्यूल 6, ठीक है, मतलब पैकेज अलग है, तो हमें उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अभी इसमें डेटा, अगर ये एरे है तो आप डेटा कैसे स्टोर कर सकते थे, ए ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 52। ये हम नॉर्मली डेटा स्टोर करते थे यूजिंग इंडेक्सेस। अगर इस एरे में मुझे डेटा स्टोर करना है तो वो डेटा आपको स्टोर करना है, मैं यहाँ पे 5 करती हूँ। तो वो आपको डेटा स्टोर करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, स्टूडेंट एरे ऑफ 0th इंडेक्स
बट डेटा जो है वो स्टोर करते टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टोर करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको न्यू स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वैल्यूज देने पड़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल हमने कल देखा है, बेसिकली कार का है, तो मैं कार का ही दिखाती हूँ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट। कार क्लास को ही हम यूज करते हैं क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्टर है, तो आपको समझ में आएगा, इसकी जरूरत नहीं है। कार इसी सेम पैकेज में है। कार एरे और जीरो इंडेक्स, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। कार सेम पैकेज में है। कंस्ट्रक्टर एग्जांपल में हमने सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कल कार क्लास क्रिएट किया था विथ थ्री मेंबर्स। तो अभी इसको हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जीरो इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर आप एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हो। तो मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करती हूँ जहां पे मुझे वैल्यूज सेट करने हैं, ठीक है। नेम है Yes, ma'am. नहीं, तुम्हें नहीं, नेम देना है, मेक देना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने दिए थे। एंड नंबर देना है, हमने ये दिया था। इस तरीके से ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किया है जीरो इंडेक्स पे, ठीक है? इसके अलावा अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। कार सी इज इक्वल्स टू न्यू कार, एंड इस सी ऑब्जेक्ट को आप सारा डेटा सेट करो, जैसे कि नेम देना है, नेम इज इक्वल्स टू, आप दे सकते हो जो भी नेम आपका होगा, मीन्स सी डॉट मेक की वैल्यू देनी है, सी डॉट नंबर देना है। अगर आपको देना है तो दे सकते हो, नॉट कंपलसरी। सारे डेटा कंपलसरी है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक और वैल्यू, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी इस ऑब्जेक्ट को मुझे एरे में स्टोर करना है। तो एरे में आप स्टोर कर सकते हो कार एरे एट फर्स्ट इंडेक्स, स्टोर करना है तो वन दे दो, एंड सिंपली यूज दिस सी वैल्यू हियर। तो ये सी वैल्यू में जितने भी वैल्यूज रहेंगे, जितने भी आपके मेंबर्स है, उसको वैल्यू आपने जो दी है वो आपकी फर्स्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट्स है, जनरली जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो तब आपके ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। बट जब आप एरे यूज करते हो तो आपका सारे जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके एक ही जगह पे, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे। जीरो इंडेक्स के पहले स्टोर होगा, उसके बाद अगर आपने इस तरीके से किया है तो फर्स्ट इंडेक्स का स्टोर होगा। तीसरा वे दिखाती हूँ, कार एरे है, सेकंड इंडेक्स पे मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, न्यू कार। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया है तो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने डिफॉल्ट वैल्यूज सेट किए हुए हैं। अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं सेट किए हुए तो आप इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं है तो आप इस तरीके से हर एक वैल्यू को सेट कर सकते हो। बट हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप ये डिफॉल्ट वैल्यूज सेट कर सकते हो। अगर यूजर से लेना है तो आप फॉर लूप यूज करो। मुझे लेंथ नहीं, मुझे सिर्फ दो ही वैल्यूज चाहिए, एंड इसका इंडेक्स भी टू के बाद का चाहिए। तो मैं आई एम असाइनिंग वैल्यू थ्री एंड शुड बी लेस देन फाइव, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स आई के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे कार एरे ऑफ ith इंडेक्स मुझे स्टोर करना है इक्वल्स टू, अभी हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो एक एक इनपुट आप ले सकते हो। एंटर नेम, ठीक है। अभी नेम एंटर करके लिया तो मुझे यूजर से लेना है तो मुझे स्कैनर रेफरेंस लगेगा, न्यू स्कैनर,
system डॉट इन, एंड नेम के बाद में यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रही हूँ, या फिर डायरेक्टली भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप डायरेक्टली डेटा एंटर करके सेव भी कर सकते हो, ठीक है। डॉट नेम इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ले रही हूँ क्योंकि पूरा नेम हमें चाहिए। उसके बाद मुझे इनपुट लेना है मेक का, तो यहाँ पे मैं एक्सेस करती हूँ मेक एंड sc डॉट नेक्स्ट लाइन। सिमिलरली मेरा नंबर है, ठीक है। नंबर भी हम sc डॉट नेक्स्ट लाइन के थ्रू करेंगे। बट ये कब इनिशियलाइज होगा, हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए, बस जो हमारा कार एरे है ऑफ i इज इक्वल्स टू न्यू कार, ठीक है। ये पहले आप करो, उसके बाद जो भी आपके मेंबर्स है उसको एक्सेस करके वैल्यू सेट करो। अगर अलग अलग वेरिएबल्स में सेव कर दिए तो आप यहीं पे वो पास कर सकते हो। हर एक अलग अलग तरीके से आप उसको कर सकते हो। अभी ये मेरा एरे क्रिएट हो गया। अभी ये एरे क्रिएट होने के बाद मुझे एरे को व्यू करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्लेइंग कार एरे। सो डिस्प्ले करने के लिए हमने फॉर ईच मेथड फॉर ईच लूप देखा था, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी फॉर ईच लूप का हम यूज कर सकते हैं। ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्लोज करेंगे। सो फॉर ईच के थ्रू भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो कार एरे को। हर एक कार ऑब्जेक्ट आपका यूज होगा। एंड हमने कार क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड ऐड की हुई है, सो दैट इज वाई आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, तो आपको सारे डेटा मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे, या फिर नॉर्मल फॉर लूप के थ्रू भी आप 0 से लेके 5th इंडेक्स तक कर सकते हो। तो ये हमारा पहले सारे कंस्ट्रक्टर के कॉल का मैंने दिया था, तो ये 3 हमारे डेटा ऐड हो चुके हैं। ये यूजर के लिए रुका हुआ है, यूजर इनपुट के लिए। मेक दिया मैंने, नंबर दिया, ओके। सो सेकेंड इनपुट के लिए इसने एरर दिया नेक्स्ट लाइन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नहीं मिला उसको, स्कैनर क्लोज करने की वजह से नहीं मिला, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है, अभी फिर से नेम डालना है। ठीक है, तो ये हमारा कार का सारा डेटा बेस जो है, सारे डेटा जितने भी हमने दिए हुए हैं वो इस तरीके से स्टोर होंगे। ये 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे एंड फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट का एरे आप बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो। क्लियर, ऑब्जेक्ट एरे कंसेप्ट समझ में आया। तो जब भी आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स Yes. करने, तब आप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, यू कैन यूज array of objects concept to store it, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम योर 8th मॉड्यूल। तो यहाँ पे आपका 8 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। बट एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट से पहले हम देखेंगे आपका इनहेरिटेंस कंसेप्ट। सो बेसिकली हम पहले देखेंगे मॉड्यूल 10, क्योंकि मॉड्यूल 10 में आपका इनहेरिटेंस है, ठीक है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन समझ में आने के लिए आपको पहले इनहेरिटेंस कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो 9th मॉड्यूल हम बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले आपका 10th मॉड्यूल जो है वो हम लेंगे, ठीक है, इनहेरिटेंस का। उसके बाद इस मॉड्यूल पे वापस आएंगे। इसमें से एनकैप्सुलेशन तो हम कंप्लीट कर लेंगे, बट एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट हम बाद में कंप्लीट करेंगे जब आपका इनहेरिटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। हम टोटल कितने मॉड्यूल है?
टोटल 15 मॉड्यूल्स है। ओके, तो उसके बाद फ्रेमवर्क्स करेंगे। फ्रेमवर्क्स का तो आपको सर बताएंगे डिटेल में, ठीक है, बाद में। पहले तो ये 15 मॉड्यूल्स कोर जावा के हैं। फ्रेमवर्क्स का पार्ट, आपका पार्ट जो है वो एडवांस में आता है, तो उसका अलग रहेगा। या अभी तो हम सिर्फ कोर जावा कंप्लीट कर रहे हैं। ओके मैम। एंड अपने मैम अगर असाइनमेंट्स वगैरह है तो उसको मैं कॉपी में ही लिखना जरूरी है या एमएस वर्ड वगैरह में लिख के सबमिट कर सकता हूँ? कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टाइपिंग करना है, आप टाइप करके भी दे सकते हो, मतलब वर्ड पे दे दो या फिर नोटपैड पे बनाओ, जो आपको चाहिए, जो सुटेबल है वो क्रिएट कर सकते हो। या नोटबुक पे आप लिखना ना प्रेफर करते हो तो नोटबुक पे लिखो, उसके फोटोज खींचो और एक वर्ड फाइल में ऐड करके सेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वट एवर कन्वीनियंट फॉर यू। ओके मैम। ठीक है, ओके देन वी विल एंड आवर सेशन फॉर टुडे। थैंक यू। ओके मैम। We will continue मैम। in the next session. Bye. ओके। Sir, you may stop the recording.